हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा शायद गलती से लगा होगा, और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे तीर पे आया। मैंने एक दफ़ा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा यही हरकत की। इस बार मैंने अपना तीर उसके हाथ में। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं। एक मेरी बहन, 2 हम भाई हैं और मेरी अम्मी और अब्बू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम जोया है। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और मेरी अम्मी हाउस वाइफ हैं। सारा दिन घर पे होती हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फ़िलहाल मैं घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम किरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं उसी से शादी करने वाला था। अब इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़नज़ाद भाई था। उसका नाम आसिफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन जोया उससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि जोया आसिफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात बुरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहाँ दिल करे वो शादी कर सकती है और लड़के का भी। और इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठाया। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन जोया वहाँ किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मेरे लिए ये आम सी बात थी क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो किस किस्म की बातें कर रही थी, मैं समझ गया कि वो ज़रूर आसिफ से बातें कर रही होगी। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली दफ़ा आए थे और तुमने वो किया था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही थी। मैंने बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। फिर वो आसिफ को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आओगे? मैं आज भी छत पे बैठी हूँ, तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका भी दिल कर रहा था कि इस वक्त उसे वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम आ तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पे ही काम करवा दो। आप समझ रहे होंगे, आज मैं पहली बार अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा, जोया किससे बातें कर रही हो, और वो भी इतनी गंदी। मुझे देखकर वो चौंक गई। कहने लगी, इमरान भाई, आप रात के इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बहन कहने लगी, इमरान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पे आई हूँ, आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी तुमने आसिफ के साथ वो सब कुछ कर लिया है, तो शादी के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना ही छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है आसिफ भाई, आपने सब कुछ सुन लिया है। और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या? मैंने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शॉक हो गई। कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, जोया, अब ज़माना बदल गया है, ये मामूली बातें हैं, तुम चाहो तो ठीक, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बिना कोई जवाब दिए नीचे चली गई। वो जैसे ही नीचे गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा, ये मैंने क्या बोल दिया, वो कहीं अम्मी और अब्बू को ना बता दें। उसके बाद मैं काफ़ी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता। अब जो होना था वो तो हो गया था। और इस तरह मैं छत पे 2-3 सिगरेट और पिए और फिर मैं भी नीचे आके अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज़ थी
रात वाली बात से। लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो भी अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करता है, और इसलिए मैंने दिल बड़ा करके अपनी बहन को बोल दिया था। और फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पे मैसेज किया। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माजरत करता हूँ, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मेरी बहन अपने रूम में थी और अब मैं नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन का मैसेज में जवाब आया। उसने कहा कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हो। फिर मैंने उससे कहा कि जोया, कोई बात नहीं, मैं भाई हूँ तो अच्छी बात है ना, घर में किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। और हमारा कौन सा रिश्ता चल रहा है? वो कहने लगी, भाई मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, सोचने की क्या बात है? फिर जोया कहने लगी, अगर कामरान ने बोला तो क्या मैं उसके साथ भी ये काम कर लूँ? मैंने उससे कहा कि वो नहीं बोलेगा, और अगर बोले तो तुम मुझे बताना। उसने कहा, चलें ठीक है। और फिर इसी तरह शाम भी हो गई। शाम हुई तो अब्बू घर आए। अम्मी को कहा कि हमारे फलां रिश्तेदार की शादी है, मेरी फुप्पो की बेटी की शादी थी, हमें वहाँ जाना है। वो लोग पेशावर में रहते हैं। अम्मी ने कहा कि घर पे किसको ठहरा के जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा घर है, हम इसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, कोई बात नहीं, घर पे हम ताला लगा देंगे, कुछ दिनों की तो बात है। फिर मेरा भाई कामरान ने कहा कि अब्बू, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घर पे ही रहूँगा। और फिर मेरी बहन जोया ने भी कहा, अब्बू मैं भी घर पे रहूँगी, पेशावर में मुझे अच्छा नहीं लगता, वो गांव है। जब मेरी बहन जोया ने यह कहा कि मैं भी शादी पे नहीं जा रही, तो फिर मैं कैसे जा सकता था, क्योंकि मुझे तो मौका मिलने वाला था। तो मैंने भी अब्बू को झूठ बोल दिया। मैंने कहा, अब्बू मैं भी यहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे एक दो जगह इंटरव्यूज़ देने जाना है नौकरी के सिलसिले में। तो अब्बू कहने लगे, ठीक है बेगम, फिर तुम और मैं चलते हैं, कल के लिए सामान पैक कर दो। ये तो अच्छी बात है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, खाने का कैसे करोगे? मैं तुम लोगों के खाने के लिए तुम्हारी खाला को बुला लेती हूँ। असल में मेरी अम्मी से छोटी उसकी एक बहन भी थी, उसकी शादी भी कराची में हुई थी, वो यहीं रहती थी। मैंने दिल में सोचा कि अगर खाला यहाँ आएंगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, जोया खाना बना लेगी। जोया कहने लगी, भाई मैं तो सिर्फ रोटी बनाना जानती हूँ, सालन बनाना मुझे नहीं आता। फिर अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी खाला को बुला लेती हूँ, हमें वैसे भी एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते के लिए वो तुम लोगों के साथ आके रह लेगी। मैंने अपनी अम्मी को काफ़ी मना किया, लेकिन उसने फ़ोन कर दिया। मेरी खाला का नाम नादिया था, वो भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो मेरी अम्मी से छोटी थी और वो दो ही मियाँ बीवी रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो वैसे भी अपने घर में बोर हो जाती थी, वो तो बहाने से हमारे घर चक्कर लगाती रहती थी। और वैसे भी कराची में उनका हमारे अलावा कोई भी नहीं था, हमारे सब रिश्तेदार पेशावर में रहते थे। मेरी खाला ने जब फ़ोन उठाया, उसने कहा कि मैं आज तो नहीं आ सकती, मैं कल भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका शौहर बाहर जाने वाला है जॉब के सिलसिले में। हाँ, मैं परसों आ जाऊंगी। मैंने कहा, चलो ये भी ठीक है, तब तक मैं अपना जोया से काम निकलवा लूँगा। फिर मेरी अम्मी गई पैकिंग करने और जोया भी उसके साथ पैकिंग में लग गई। फिर पेशावर से फ़ोन आया मेरी फुप्पो वालों का। उन्होंने पूछा कि शादी पे कौन कौन आ रहा है, तो अब्बू ने बताया कि अम्मी और अब्बू। तो फुप्पो की बेटी ने कहा कि जोया को तो लाए हैं, वो तो मेरी सहेली है, बचपन में हमने इकट्ठे गुजारा है। फिर अब्बू उससे कहने लगे, बेटा जोया नहीं आ रही, तुम चाहो तो खुद उसे बोल दो। फिर मेरी फुप्पो की बेटी ने जोया से बात की, पता नहीं फिर जोया को क्या हुआ, वो भी रेडी हो गई। अब मैं दिल में पछता रहा था कि मैं शादी पे भी नहीं गया और यहाँ से मेरा प्रोग्राम भी ख़राब हो रहा था। फिर जोया भी अम्मी को कहने लगी, अम्मी मैं भी पैकिंग करती हूँ, मैं भी शादी में चलूँगी, वैसे भी मुझे काफ़ी अरसा हो गया है मैं पेशावर नहीं गई। मैंने कहा, जोया अभी तो तुम कह रही थी कि वहाँ बोरिंग है और अभी तुम जा रही हो, ना जाओ ना प्लीज़। वो कहने लगी, भाई एक हफ्ते की तो बात है, मुझे मेरी सहेली बुला रही है, वरना मैं जाती नहीं। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर मैं अपने रूम में आ गया था। अम्मी और जोया पैकिंग करने में मसरूफ़ थे, कामरान अपने रूम में सो रहा था। हमारा घर बहुत बड़ा था, 240 गज में बना हुआ था और ये अच्छी सोसाइटी में घर था। 3 बेडरूम थे, एक टीवी लाउंज था और एक बैठक थी, और उसके ऊपर छत थी। छत पे कोई कमरा नहीं था। मैंने ये सोचा था कि जब मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी मैं अपना सेपरेट कमरा छत पे बनवाऊंगा। वैसे नीचे भी मेरा रूम अकेले था, जिसका मैं थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उठा लेता था।
کوئی موبائل میں فلم وغیرہ دیکھ لیتا تھا۔ آج میں اپنے روم میں آیا تو مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ کوئی میری پیاس بجھائے، لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ سے کام چلایا اور پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا کہ جا کے چھت پہ دیکھتا ہوں کہ کہیں میری بہن اور میرا کزن آپس میں وہ والا کام تو نہیں کر رہے، اور پھر ہوا بھی وہی جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ ہماری ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب جھانک کے دیکھا تو میری بہن چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف اس کو سکون پہنچا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ان کی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں ان کو ڈرا سکوں۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا تو ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ پھر میں ان دونوں کو کافی دیر تک ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ادھر میرا شیر بھی جاگ گیا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسے ہی فارغ ہونے لگے تو میں بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم چونک گئی اور اپنا سب کچھ سمیٹنے لگی، اور آصف بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا آصف رک جا، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے، اور تمہیں تو پتہ ہے کامران کے غصے کا۔ آصف رک گیا۔ آصف اور میری بہن دونوں منتیں کرنے لگے۔ دونوں میرے پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی تمہیں خدا کا واسطہ ہے کسی کو مت بتانا، اور آصف بھی۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ میں آصف کی بہن جس کا نام عدیلہ تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو یہ کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا، میں نے کہا آصف رات کا بھی تقریباً 4 بج گیا ہے اور اس وقت تو میرے گھر پہ ہے، میں چاہوں تو میں تمہیں ابھی پھنسوا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں بھائی میں جانتا ہوں، آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز رکھ لیں۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی میں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا ہے، چاہیں تو آپ پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نے ہی اسے بلایا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ پہلے تو میں نے ان دونوں کو خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب وہ دونوں بہت ڈر گئے۔ پھر میں نے کہا زویا تم رکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اگر تو مان جائے تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا اور میرا بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا آپ کھل کے بولیں۔ پھر میں نے کہا آصف سیدھی بات بولتا ہوں، گھما پھرا کے مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ تمہاری جو بہن ہے نا دیلا، میں اسے پسند کرتا ہوں، تو میری سیٹنگ اس سے کروا دو، تمہارا جب دل چاہے، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی وہ میری بہن ہے، میں اسے کیسے بول سکتا ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ تمہاری بہن ہے، میں کون سا تمہیں بول رہا ہوں کہ اس کو یہاں لے آؤ، بس میرے لیے تھوڑا کام آسان کر دو، میرے لیے راستہ آسان کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے کہا عمران بھائی آپ یہ کام مجھے نہ بولیں۔ پھر میں نے کہا اچھا تو رک، میں ابھی کامران اور امی ابو کو اٹھاتا ہوں، تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ کسی کے گھر اس ٹائم کیسے رہتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا۔ پھر وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے عمران بھائی، مجھے ایک دن سوچنے کا تو وقت دیں، میں آپ کو خود فون کر کے بتاؤں گا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، میں اب ان دونوں کو پکڑوا تو نہیں سکتا تھا، کیونکہ زویا کے ساتھ میں نے بھی تو کام کرنا تھا نا، اور یہی بہت اچھا ٹائم تھا جس کا میں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس نے حامی بھر لی اور وہ اپنی بہن کے ساتھ میرا راستہ ہموار کروائے گا۔ اور پھر میں نے زویا کو کہا کہ اس کو نیچے چھوڑ کر جلدی اوپر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہاں گیٹ آرام سے کھولنا، کہیں ابو جاگ نہ جائے۔ پھر زویا چلی گئی آصف کو نیچے چھوڑنے، اور پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب زویا واپس آئے گی، میں اسے اسی چارپائی پہ اس کی لوں گا۔ اب میں طریقے سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں اس کے ساتھ کروں۔ مجھے کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے، زویا ابھی تک آئی نہیں تھی۔ میں پریشان ہوا، زویا کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا اچھا 10 منٹ مزید انتظار کرتا ہوں، کیونکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی نا، شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہو۔ لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا تھا زویا نے میرے ساتھ گیم کی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کے اس کو کمرے سے بلا لیتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہے، کہیں امی اور ابو نہ اٹھ جائیں۔ آج میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور آ کے میں سو گیا۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی،
کافی دیر میرے دماغ میں یہی سوچیں چلتی رہی کہ کاش میں اس وقت زویا کو نیچے جانے ہی نہ دیتا تو آج میں بھی آصف کی طرح سکون لے چکا ہوتا۔ خیر، اب تو میں اسی تلاش میں تھا کہ زویا کی بچی کب تک بچتی رہے گی، ایک نہ ایک دن وہ میرے ہاتھ تو آئے گی۔ آج صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی کیونکہ رات کو میں بہت دیر سے سویا تھا۔ آج تقریباً 10 بج رہے تھے، اتنے میں امی آئی۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔